हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 8th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि मोलिंग के नीच हरकतों को देखकर शर्मिंदगी के मारे लीडर जाओ तो गुस्से की आग में जल रहे थे और उस आग को हवा दे रहे थे एल्डर ली। लेकिन लीडर जाओ की ठंडी निगाह को देखकर उनकी जुबान भी ठंडी पड़ जाती है। वह दूसरा देखने से तो ऐसा लग रहा था कि फैंग भैया का बहुत खराब टाइम चल रहा है, लेकिन यही पर तो आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि खराब टाइम अपने फैंग भैया का नहीं बल्कि मोलिंग का चल रहा था। क्योंकि उन दोनों के फाइट में कूदकर भाई साहब ने अपने पैरों पर एक कुल्हाड़ी मार ली थी। क्योंकि मोलिंग का इस फाइट के बीच में कूदना और शहनशीन की मदद करना शहनशीन के लिए ये दर्शाता है कि वो कमजोर है और फैंग भैया को अकेले नहीं हरा सकता। और इसी बात के एहसास से शहन भैया अपनी एनर्जी के वार से मोलिंग के दोनों साथियों किसी मच्छर की तरह मार देते हैं। और शहन भैया को अचानक से ही उन्हीं पर किसी बावले बैल की तरह हमला करते देख मोलिंग तो गिक्की बन जाती है। वो तुरंत उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहन भैया तो उसकी किसी बात को सुनने के मूड में नहीं थे। वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। शहन भैया की रफ्तार इतनी तेज थी कि मोलिंग तो उसे देख भी नहीं पा रहा था। सिर्फ वो ये महसूस कर पा रहे थे कि उनकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक आ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो शहन भैया की एक अटैक को भी रोक पाने में नामुमकिन थे। मोलिंग फिर से शहन भैया को समझने की कोशिश करता, लेकिन इससे भी उनके कान में एक जू तक नहीं रहेंगी। और जब फिर उनका हमला मोलिंग से टकराता है, इस बार मोलिंग का एक हाथ टूट जाता है और वो दूर एक पेड़ से जोर से टकरा जाता है। अपने मौत को इतना करीब देख मोलिंग बड़ी बेशर्मी से फैंग भैया से चिल्लाते हुए कहता है, फैंग, हम दोनों एक ही सेट से, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, मुझे बचाता क्यों नहीं? और ये सुनकर फैंग भैया, शहन भैया और वह दूसरी तरफ से देखने वाले सभी पब्लिक यानी कि लीडर साहब और सभी एल्डर तभी तक के फाड़ फाड़ के मोलिंग को देखने लगते हैं। उन्होंने बेशरम देखे थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा बेशरम कभी नहीं देखा था। हाँ, ये बात सच है कि मौत को सामने देखकर सभी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त भाई साहब को याद आया कि वो दोनों एक ही सेट से है। लेकिन फैंग भैया ठहरे अपने भैया, वो तो इस पल के मजे लेने लगते हैं। वो कहते, लेकिन भाई तू ही तो आया था ना मुझे मारने, अब मार। ये सुनकर मोलिंग फिर से चीखते हुए कहता है, अगर तुमने अभी मुझे नहीं बचाया तो मैं बाद में एल्डर रन से शिकायत करूंगा। तभी अपने भैया भी बड़े आराम से खड़े होते हुए कहते हैं, हाँ बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इंतजार करूंगा उस पल का। ये सुनकर भाई साहब समझ जाते हैं कि अब उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं। लेकिन अपने मौत को सामने देखकर उसका दिमाग धीरे धीरे दौड़ने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि पेड़ के पीछे कोई मौजूद है। जब वो अपने आँख के कोने से देखता है तब उसे यूनर मैडम दिखाई जाता है। यूनर जो थी फैंग भैया की जान। उसे देखते ही मोलिंग के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो अपनी एनर्जी से एक चेन बनाकर तुरंत ही यूनर मैडम को वहां से खींच लेती है और उन्हें अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगती है। यूनर को देखकर तो फैंग भैया एक पल के लिए शॉक रह जाते हैं, लेकिन अगले पल वो होश में भी आ जाते हैं। वह दूसरा शहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन मौजूद है, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया था कि वो इस मोलिंग नाम के महाबेशरम कुत्ते को कुत्ते की मौत मारेंगे, चाहे इसमें कोई भी बीच में क्यों ना जाए। लेकिन इससे पहले उसका वार यूनर मैडम को छू भी पाता, फैंग भैया तुरंत उसे रोक लेते हैं और यूनर मैडम को बचा लेते हैं। यूनर मैडम को लग रहा था कि फैंग भैया उनके ऊपर दोष डालेंगे, लेकिन इसके बजाय फैंग भैया बड़े प्यार से पूछते हैं, यूनर, तुम्हें मेरी चिंता थी इसलिए तुम यहाँ पर थे, क्यों है ना? यूनर मैडम आम भी देती है और जब वो देखती है कि फैंग भैया उन्हें कोई ब्लेम नहीं दे रहे तब वो चौंक जाते हैं। और फैंग भैया को यूनर मैडम को देखकर इतना खुश होते देख शहन भैया दहाड़ते हुए पूछते हैं, फैंग, एक लड़की में इतना खुश होने वाली क्या बात है? अभी फैंग भैया भी कहते हैं, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि उससे मेरी परवाह थी। जिसे सुनकर वो दहाड़ते हुए कहते हैं, फैंग, हम वीरवान आदमी हैं, हमें औरतों की क्या ही जरूरत। ये सुनकर फैंग भैया मन ही मन सोचने लगते हैं, अबे साले, ये इसका खोपड़ी है या गोबर का झोपड़ी? लेकिन वो अपने आप को शांत करवाते हैं और कहते हैं, अबे साले, इतना वीरवान होकर क्या ही करूँ अगर उसे कहीं आजमा ही ना पाऊँ।
और वैसे भी मुझे पसंद है कि उसे मेरी परवाह है, उसे प्यार कहते हैं। ये सुनकर शैन भैया तो अपना माथा पकड़ लेते कि मानो उन्होंने फैंग भैया के मुंह से क्या ही अनर्थ सुन लिया हो। फैंग, अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं पहले इस लड़के को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। इतना कहते वो तुरंत ही यूनर मैडम पर हमला कर देता है, लेकिन फैंग भैया तुरंत उसे रोक देते और पीछे ढकेल देते हैं। अबे सोचना भी मत। शैन भैया समझ गए थे कि वो ऐसे तो उस लड़की का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इसलिए वो तुरंत ही अपनी दबी हुई पावर को रिलीज करने लगता है, यानी कि डिवाइन गेट रिलम में एंटर करने लगता है। ये देखकर अपने फैंग भैया बड़ी गंभीर हो जाते हैं और दूसरा लीडर साहब बड़े गंभीर हो जाते हैं। लेकिन तीनों के तीनों एल्डर तो बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर एल्डर वॉन्ग। वह दूसरा जिस समय शैन भैया अपनी ताकत बढ़ा रहे थे उस समय तुरंत ही फैंग भैया यूनर मैडम को वहां से जाने को कहती, लेकिन यूनर मैडम तुरंत इस बात को नकार देती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी फैंग भैया फिर से समझाने लगते हैं कि वो उनके पीछे ही आने वाले, लेकिन यूनर मैडम फिर से नहीं मानती। अब तो फैंग भैया परेशान होते हुए कहती है अरे मेरी माँ तू जाना जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। आखिरकार बहुत समझाने के बाद यूनर मैडम मान जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो एक हीरोइन की जिम्मेदारी जरूर निभाती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी। ये सुनकर फैंग भैया फिर से शैन शैन के सामने छाती तान कर खड़े हो जाते हैं। और दूसरा अपना इसे शैन शैन डिवाइन गेट रिलम में पहुंचा था, बल्कि वो एडवांस डिवाइन गेट रिलम में भी एंटर कर चुका था और उसके ऊपर 4 येलो लाइट गिर चुकी थी, जिसे देख कर वह दूसरी से एल्डर वॉन्ग तो खुशी से बावला हो जा रहे थे, क्योंकि डिवाइन गेट रिलम में 4 रैंक होते हैं, हेवन, अर्थ, ब्लैक, येलो। और शैनशन ने 4 येलो लाइट यानी कि 4th ग्रेड येलो रैंक मार्शल स्पिरिट जगाई थी, जो वज्रासक के इतिहास में लगभग 50 साल बाद हुआ था। शैनशन को इतनी ताकत हासिल करते थे एक एल्डर ली तो एल्डर वॉन्ग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन इससे तो इस बार लीडर साहब की बुरी तरह से सटक जाती है, इसलिए वो तुरंत उसके गाल पर धर केक दे देते हैं। एल्डर तुरंत पूछते हैं मास्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मास्टर साहब बड़े रुआब में कहते हैं मुझे बस तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? ये सुनकर एल्डर तुरंत बोलती है कोई दिक्कत नहीं मास्टर साहब, मैं तो हुई बस पूरी तक राजा, आपको मुझे ना पसंद आना हम बात है। वह दूसरी तरफ शैन भैया ने जो मार्शल स्पिरिट जगाई थी वो थी अर्थ बियर की, जो पुराने एंशिएंट डेमन गॉड्स में से एक थे, जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी शैन भैया कहते हैं अब तो मुझे उस लड़की को मारने से नहीं रोक सकते। लेकिन फैंग भैया ने तो सोच लिया था कि वो यूनर मैडम को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर देंगे, इसलिए वो फिर से शैन भैया से भिड़ जाते हैं। लेकिन इस बार शैन भैया की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से फैंग भैया को पीछे ढकेल देते हैं और फिर से जाने लगते हैं यूनर मैडम को मारने के लिए। लेकिन अपने फैंग भाई तो अपने भैया थे, इसलिए वो फिर से एक धमाकेदार कमबैक करते हैं और शैन भैया को धर केक दे देते हैं, जिससे शैन भैया तो लगभग जमीन में धंस जाते हैं। तभी फैंग भैया कहते हैं स्क्रोचिंग पिल का टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है, और ये सुनकर वह दूसरे से एल्डरली तो भचक्के रह जाते हैं, क्योंकि स्क्रोचिंग पिल वो पिल था जिसे उन्होंने गुआन ली को दिया था, और स्क्रोचिंग पिल एक ऐसी पिल थी जो कुछ समय के लिए ताकत तो बढ़ा देता है, लेकिन इसके बदले वो यूजर के बॉडी के ऑर्गन्स को बर्न करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जो उसके फ्यूचर कल्टीवेशन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इसलिए वो पहले तो हैरान थे, लेकिन अगले पल वो खुश हो जाते हैं। एल्डर वॉन्ग भी कहते हैं ये छोरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एक लड़की के लिए इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लीडर साहब का भी वही माना था। वह दूसरा फैंग भैया की बातें सुनकर शैन भैया के भी होश उड़ चुके थे। उन्हें फैंग भैया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहते हैं अबे फैंग तूने ये क्या किया रे, तेरे बड़े बड़े सपने होने चाहिए थे, तेरे बड़े बड़े गोल्स होने चाहिए थे। अभी फैंग भैया बड़ी शांति से जवाब देते हैं मैं अपनी जिंदगी के सारे गोल्स ह्यूनर के साथ ही अचीव करना चाहता हूँ। सुनकर तो शैन भैया फिर से भड़क जाते और दोबारा फैंग भैया पर हमला कर देते, लेकिन स्क्रॉचिंग पिल के लेने से फैंग भैया की ताकत के साथ साथ उनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अब वो अपनी रफ्तार से शैन भैया को भी टक्कर दे सकते थे। और फैंग भैया की बढ़ी हुई ताकत और रफ्तार को देखकर तीनों एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं। लेकिन वह दूसरा लीडर ने तो ठान लिया था कि अगर फैंग भैया किसी भी तरह से इस लड़ाई से सर्वाइव कर गए तो वो उनके कल्टीवेशन को रिकवर करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते थे। वह दूसरा फैंग भैया की लगातार अटैक से शैन भैया पीछे ही हटे जा रहे थे, उन्हें तो हमला करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो पल भी आ जाता है जब स्क्रॉचिंग पिल अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और फैंग भैया को कमजोर करना शुरू कर देता है। और यही वो पल था जब शैन भैया पलटवार करते हैं। फैंग भैया भी तुरंत ही पलटवार करते हैं
और इस बार दोनों के हमले बहुत ज्यादा भयानक थे, इसलिए दोनों के टकराते दोनों के मुंह से खून निकल आता है और आसपास के पेड़ पौधे जमीन पूरी तरह से तहस महस हो जाती है। फिर जब फैंग भैया को एहसास होता है कि यूनर मैडम अब एक सेफ दूरी पर पहुंच चुकी है, तब वो दोनों जिस खाई के ऊपर लड़ रहे थे फैंग भैया तुरंत ही उस खाई से नीचे कूद जाते हैं। और ये देखकर शैन भैया के होश उड़ जाते हैं। फैंग भैया को हार के बदले ऐसे ही अपनी जान देते देख शैन भैया जोर से उसका नाम पुकारते हैं, चैंग फैंग। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंग भैया उस ऊंची खाई से नीचे कूद गए थे। और दूसरा फैंग भैया का एहसान देख एल्डर ली और एल्डर रैन तो बहुत ज्यादा खुश थे। सबसे ज्यादा खुश तो एल्डर रैन थी, क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अड़ जो गया था। लेकिन लीडर साओ तो गुस्से से अपने दांत कसमसा रहे थे, क्योंकि पहले फैंग के मास्टर क्वीन मोलिंग और दूसरा फैंग खुद क्वीन सनसेट के ऐसे दो जीनियस बस ऐसे ही तबाह हो गए। यही सोच कर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरा सभी के नजर के बीच जब फैंग भैया पहाड़ी से गिर रहे थे, उसी वक्त उनका गोल्डन फर्नेस अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उनके बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। जब फैंग भैया को एहसास होता है कि गोल्डन फर्नेस क्या कर रहा है, तब उन्हें हैरानी और खुशी दोनों होती है, क्योंकि गोल्डन फर्नेस उनकी पूरी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। स्क्रॉचिंग पिल्ट के इफेक्ट से उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और नीचे उतरते उतरते उनकी बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो ठीक होने की खुशी भी मना पाते, उन्हें थोड़ा अजीब महसूस होता है। अगले ही पल उन्हें दिखता है कि उनके बॉडी पर स्केल्स उगना शुरू हो गए हैं और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि खून की कमी से उनका ड्रैगन ब्लड काबू से बाहर हो गया है और अब वो एक पूरी तरह से ड्रैगन में तब्दील होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वो इस बात का कुछ कर पाते, उनके पूरे शरीर में एक तेज दर्द उठने लगता है। ये दर्द इतना ज्यादा तेज था, इस दर्द के मारे वो बेहोश होने लगते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनर मैडम की आवाज सुनाई दे रही थी, जो लगातार उन्हें पुकारे जा रही थी। जब फैंग भैया अपनी आँख खोलते हैं, तब वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। जब वो ढूंढ ही रहे थे कि आखिरकार ये जगह कौन सी है, तभी उनके सामने वही येलो ड्रैगन आ जाता है, जिसका ब्लड उसके अंदर मौजूद था और जिसकी वजह से आज वो ताकत के इस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोचते या समझ पाते, वो ड्रैगन तुरंत ही उनके ऊपर अपना ड्रैगन ब्रीथ छोड़ देता है, जिसके बाद तो फैंग भैया के शरीर में और भी तेज दर्द उठने लगता है और वो और भी तेजी से ड्रैगन में तब्दील होने लगते हैं। जब वो एक आधे इंसान और आधे ड्रैगन में तब्दील हो जाते हैं, उस समय तो उन्हें बस खून की प्यास थी, क्योंकि उनके शरीर में खून की बहुत कमी हो चुकी थी। इसलिए वो लगातार बस एक ही बात दोहराए जा रहे थे, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। तभी उनके पास उनकी यूनर मैडम आती है और फैंग भैया को इतना दर्द में देख और खून की इतनी प्यास देख वो बेझिझक अपना हाथ काट कर उन्हें खून देने लगती है। फैंग भैया को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उनके आसपास और उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ खून की प्यास थी, इसलिए वो तुरंत यूनर मैडम के हाथ से उनका खून पीने लगती हैं। जब फैंग भैया को और भी खून की जरूरत पड़ती है, तब यूनर मैडम बेझिझक अपने हाथ को और ज्यादा काट देती है और फैंग भैया को अपना खून देने लगती है। ये सब करते समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि भले ही वो फैंग भैया के कहने से वहां से दूर चले गए थे, लेकिन वो दूर से सब कुछ देख और सुन रहे थे। एडवांस डिवाइन गेट्रियलम के माइटी शेंशन से मुकाबला करना, स्क्रॉचिंग पिल खाना और तो और आखिरी दम तक लड़ना, ये सब कुछ उन्होंने देखा था। उन्हें समझ में आ गया था कि फैंग भैया ने उन्हें बचाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया था। इसलिए तो फैंग भैया के इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी और लगातार रोए जा रही थी। इसलिए वो बेझिझक उसे अपना खून दे रही थी, क्योंकि फैंग भैया ने पहली बार उनसे कुछ मांगा था। थोड़ी देर बाद जब फैंग भैया को होश आता है, तब वो अपने आप को पूरी तरह से सही सलामत और ठीक पाते हैं। लेकिन इससे पहले वो इस बात की खुशी मनाते, तुरंत ही उन्हें याद आते कि जब वो होश हो आवाज में नहीं थे, तब उनके साथ क्या क्या हुआ था। इसलिए वो तुरंत यूनर मैडम को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें यूनर मैडम दिख भी जाती है, जो एक बड़े से पत्थर के पास अपना शरीर टिकाकर बैठी हुई थी। इस वक्त यूनर का हाल किसी मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया था। यूनर को इस हालत में देखकर फैंग भैया तुरंत उनके पास चले जाते हैं। पास जाने पर वो देखते कि यूनर के हाथ से अभी भी उस कटे हुए हाथ से खून बह रहा है। और जब फैंग भैया को एहसास होता है कि खून की कमी से यूनर अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तब गुस्सा, दुख और पछतावे के मारे फैंग भैया रोने लगते हैं। मैं हमेशा से कहता था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम वो इंसान थे जिसने मेरी रक्षा की है। यूनर, मुझे माफ कर दो। फैंग भैया को रोते देख यूनर मैडम धीरे से कहती है, रो क्यों रहे हो फैंग? मैंने जो किया इसमें पूरी तरह से मेरी चॉइस थी, और वैसे भी मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, पता है ना?
इतना कहते कहते यूनर की सांसें रुक जाती है, जिसे देखकर फैंग भैया जोर से चीखते हैं, यूनर! तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या फैंग भैया अपने यूनर को वापस ला पाएंगी या फिर यूनर हमेशा के लिए चले जाएंगे अपने फैंग भैया को छोड़कर? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द पियरलेस मार्शल स्पिरिट। और हाँ गाइस, मैं 9th पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ।